आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताइए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेट के लिए दिल से सॉरी। लच्छोल लक्ष्मी दमयंती देवी की तरफ जाती है तो वह एक गार्ड के हाथ से बंदूक छीन लेकर जितनी देर में गार्ड खुद को संभाल पाता, लक्ष्मी पहले अनिका की तरफ गोली चलाती है और उसके बाद पोजीशन लेते हुए आकाश के सिर पर बंदूक रखने की कोशिश कर लेती है। वह अपनी पोजीशन लेकर आकाश के सिर पर बंदूक रख पाती उससे पहले ही यानी हवा की रफ्तार से लच्छो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। लच्छो इस रफ्तार को देखकर शौक रह जाती है। इससे पहले कि लच्छो कुछ समझ पाती यानी आकाश और गार्ड के आगे खड़ी होकर अपने हाथ हवा में खोल देती है। अचानक से उसके शरीर से पंखों की तरह खुल जाते हैं और आकृति दिखाई देने लग जाती है जो दो मजबूत ऐसी दीवारें थी जिनसे गोलियां भेद पाना मुश्किल हो सकता है। ये होती है मार्वा सिक्योरिटी को सिक्योर करना। समझने में देर नहीं लगती कि उनके सामने अनिका नहीं बल्कि उनका फाइटर रोबोट है। इधर अनिका ब्लूटूथ से फायर और ऑर्डर कर देती है। उसका ऑर्डर सुनते ही दमयंती देवी को ये समझने में देर नहीं लगती कि अब लच्छो का ये जरा उतावलापन अब उस पर भारी पड़ने वाला है। दमयंती देवी भी अपनी औरतें सिपाहियों को लक्ष्मी के लिए कवर फायर का ऑर्डर कर देती हैं। उसकी औरतें सिपाही मानव सिक्योरिटी से पहले ही लच्छो के कवर कर देने के लिए मानव सिक्योरिटी पर अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इतना होने पर भी दमयंती देवी और उसकी सिपाही अभी भी समझ नहीं पा रही थी उनके सामने अनिका नहीं है बल्कि नहीं है। वह अभी भी हैरान थी अनिका ने ये दो दीवारें कैसे खड़ी की और वो औरतें सिपाही अनिका समझकर उस पर गोलियां दागना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक भी गोली उसके शरीर को भेद नहीं पाती। अब तक धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए गार्ड और आकाश दोनों को कवर कर लेती हुई गाड़ियों के पास ले आई थी। गार्ड और आकाश की सुरक्षित होते ही अपने शरीर के हर हिस्से से गोलियां उगलना शुरू कर देती है जिसमें से एक गोली निपुण के सिर पर जाकर लगती है। वह एक ही पल के जमीन पर गिर जाती है। दमयंती देवी अपनी हाथ से रुक जाओ कहकर आगे की तरफ दौड़ती है। दमयंती देवी के आगे बढ़ते ही दमयंती देवी की सभी सिपाहियां गोलियां चलाना बंद कर देती हैं। अनिका को अपनी मनवांछित चीज मिल चुकी थी। अब यहाँ रुकने का उसके उचित समय और काम नहीं था, इसलिए वह अपने लोगों को गाड़ियों में बैठने का इशारा करती है। इधर दमयंती देवी सिपाही भी दमयंती देवी को चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि यानी गोलियां बरसना बंद हो नहीं रही थी। अब रुद्रमा देवी दमयंती का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ खींच ले आती है। अब बेबसी और तड़पती हुई दमयंती देवी के अंतिम शब्द जो अनिका के कानों में पड़ते हैं वे ये थे, क्या किया तुमने अनिका? वह तुम्हारी बहन है। अपने भाई को बचाने के लिए तुमने अपनी बहन को मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शब्द इतनी दूर से आने के बाद भी अनिका के कानों के साफ सुन रहे थे क्योंकि वह इतनी दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकती थी। अनिका ऑर्डर देती है कोई गोली नहीं चलाएगा और इसके बाद ही वह अपनी गाड़ी से बाहर निकल आती है। उसने भी अपने चेहरे को कवर किया हुआ था इसलिए दमयंती देवी का ध्यान उस पर नहीं जाता। उसका पूरा ध्यान जमीन पर पड़ी हुई लक्ष्मी पर जाता है। किसी भी तरह से लक्ष्मी तक पहुंच जाती है। अनिका के बाहर निकलने पर गोलियां बरसाना छोड़कर अनिका की गाड़ी के पास पहुंच जाती है और उसे सुरक्षा देती है। अब तक चिराग प्लानिंग के अनुसार अपनी सिक्योरिटी को गाड़ियों में बैठाकर वहां से निकलने का ऑर्डर दे चुका था। अनिका के कान में दमयंती देवी की आवाज पर थे। वह उसे आगे से सुन पा रही थी। वह उसे आगे भी सुन पाती। इसके आगे भी दमयंती देवी ने जो कुछ कहा अनिका के लिए हैरान करने और अंगेज करने वाला था। अनिका के हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दमयंती जो कह रही है क्या वो सच है या उसमें काफी झूठ है। उसमें सच की कोई संभावना हो सकती है। अनिका को गाड़ी में बैठ जाने के लिए बार बार सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। वहीं रोहित गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन अनिका का पूरा ध्यान सिर्फ दमयंती देवी की आवाज पर ही था।
उसे उसके अलावा किसी की कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। यही पर इधर जब रोहित को एहसास होता है कि वह अनिका कहीं और खोई हुई है, तब अनिका का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रमा देवी अपनी पूरी ताकत के साथ दमयंती देवी को गाड़ी के अंदर धकेल देती है और उधर महादेवी को पीछे की तरफ से कर देती है। तरफ सीने पर गोली लगी हुई थी। अब वह दमयंती देवी के ऊपर ही अपने शरीर का वजन छोड़कर लुढ़क जाती है। दमयंती देवी कुछ समझ नहीं पाती। उससे पहले उसकी सिपाही कहती है, माँ साहब, माँ बाप, महारानी करके अंदर ही रुकिए, लच्छों को हम लेकर आते हैं। लक्ष्मी का शरीर रोहित मारवा काफिले से काफी दूर था। दमयंती देवी की सिपाहियां चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। एनी भी गाड़ी के अंदर आ जाती है। रोहित इशारा पाते ही सारी गाड़ियां वहां से साए साए करती हुई निकल जाती हैं। मारवा के काफिले के चले जाने के बाद दमयंती देवी किसी कहीं लच्छों को उठाकर वहां से ले जाती है। रुद्रमा देवी और लच्छो दोनों ही निर्जीव थे। दमयंती देवी के सामने उसकी गाड़ी में पड़ी हुई दिखाई देती है। दमयंती देवी मूर्तिवत बैठी हुई उन्हें निहार रही थी। उसकी पूरी दुनिया कुछ ही पलों में उजड़ चुकी थी। कभी दमयंती देवी अपना बचपन याद कर पाती, कभी उसमें रुद्रमा देवी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई नजर आती, कभी लक्ष्मी का बचपन याद आता जिसमें खुद लक्ष्मी के साथ खेल रही होती। अगर इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई था जिसे दमयंती देवी माँ का प्यार मिल रहा था, तो वह केवल लक्ष्मी ही थी। दमयंती देवी को जिसे ममता मिली और जिसे दमयंती देवी ने ममता दी, वे दोनों इस दुनिया से जा चुकी हैं। अमृता की इच्छा रखने वाली दमयंती देवी कुछ ही पलों में पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। अब अगर उसके जीवन में कुछ शेष रह गया था तो वह सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षाएं थी। अब देखना यह था कि क्या आगे भी वह माँ तक आगे देखना था कि जो दमयंती देवी की इच्छाएं थी इसी तरह जिंदा रहने वाली थी या अपनों के साथ खत्म हो जाने वाली थी। इस इच्छाओं को ऐसे ही रखती है या दमयंती देवी अपने किले की तरफ बढ़ चुकी थी। इधर मारवा हाउस काफिला दिल्ली में एंट्री कर चुका था, लेकिन अभी तक अनिका के हाव भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। अनिका के चेहरे पर ऐसी मायूसी रोहित ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से अनिका को क्या हो गया है। रोहित समझ नहीं पा रहा था। सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन फिर भी अनिका इतनी मायूस क्यों है? अनिका को क्या हुआ है? और वो अनिका से क्या पूछ सकता है? अनिका, तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुम चाहती कि तुम्हारा आकाश मिल जाए, मिल गया है और इस वक्त भी बिल्कुल ठीक है। तुम चाहती थी कि हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखो, एकदम सब ठीक है। तुम्हारी ही यही योजना का हिस्सा ही था। दमयंती देवी के सामने लच्छो अपनी जान से हाथ धो गई है ताकि दमयंती देवी को सबक मिल चुके, दूसरों के जीवन का मूल्य समझ सके। बिल्कुल ऐसा ही इसके बाद भी। जहाँ तुम्हारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, वहाँ इतनी तकलीफ क्यों दिखाई दे रही है? अनिका रोहित के चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। रोहित भी खामोश होकर उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद अनिका जवाब देती है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अभी सिक्योरिटी को कहो कि हम से सीधा वहीं गुलेरिया हाउस ले चले। अनिका की बात सुनकर रोहित गर्दन हामी में हिला देता है और सहमति जताता है। सिक्योरिटी गार्ड को गुलेरिया हाउस से जाने के लिए कहता है। इधर मारवा सिक्योरिटी गुलेरिया हाउस में सूचना मिल जाती है। वह सभी गुलेरिया हाउस पहुंच रहे थे। इधर गुलेरिया हाउस में इन सभी शब्दों में कौन कौन शामिल थे, ये सूचना गुलेरिया परिवार को नहीं मिली थी, लेकिन इतना स्पष्ट था कि अनिका और रोहित दोनों आ रहे थे। ये खबर मिलते ही गुलेरिया परिवार परेशान हो उठता है, क्योंकि ये मिलने का कोई सामान्य वक्त नहीं था। पूरा परिवार किसी अनहोनी की आशंका से विचलित था। आधी रात बीत चुकी थी, लगभग 3 बजे का टाइम था। अब सुबह होने वाली ही थी। अनिका और रोहित के आने की खबर सुनकर सभी की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अब घर के सभी सदस्य अपने बेडरूम छोड़कर डाइनिंग हॉल में आकर इकट्ठा हो चुके थे और काफी देर से अनिका और रोहित का इंतजार करने लग जाते हैं।
करीब 1 घंटे के बाद पूरा मारवा काफिला गुलेरिया हाउस में एंट्री करता है। उनके पहुंचने की खबर सुनते ही गुलेरिया परिवार के ज्यादातर सदस्य उन्हें साथ लाने के लिए ही बाहर निकल जाते हैं। अब अनिका कुछ देर के लिए सब भूलकर सीधा आकाश की गाड़ी के पास पहुंच जाती है। साथ ही में रोहित भी वे दोनों आकाश को गाड़ी से बाहर आने में मदद करते हैं। आकाश को देखकर सभी गुलेरिया सदस्य दंग रह जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी आंखें फाड़ कर उस चेहरे की तरफ और उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो नंदिनी अपनी आंखें मसल कर अपने भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। करण यहाँ पर नहीं आए थे। वे डाइनिंग हॉल में ही दरवाजे पर ही खड़े होकर अनिका और रोहित का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वे किसी भी तरह से विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। श्रेया भी अंदर ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब चलना फिरना उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था। वे सभी खामोशी से बस उस तरफ ही देखते रहते हैं। काफी देर देखने के बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई आभास या सच नहीं महसूस होता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य काफी कंफ्यूज थे। जो आकाश अभी सामने खड़ा है ऐसी हालत में, लेकिन उनके घर पर जो आकाश है अब वो पहले से काफी ठीक और बेहतर है। अनिका और रोहित आकाश को सहारा देते हुए घर के अंदर ले जाते हैं और सबसे आगे वे दोनों आकाश को सहारा देते हुए चलते हैं। बाकी सभी अपने होश को संभालते हुए धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आना स्टार्ट करते हैं। आकाश की सूरत इतनी बिगड़ी हुई थी कि एक निगाह में किसी के लिए भी पहचानना बहुत संभव ही नहीं था, खासकर जब तक आकाश पहले से ही घर में मौजूद था। करण हकीकत और वाकिफ थे, इसलिए जैसे ही उनकी निगाहें आकाश पर पड़ती है उनकी आंखें खुशी से आंसू झलक उठते हैं। जैसे ही अनिका और रोहित आकाश को लेकर करण के पास पहुंचते हैं, आकाश को सामने देखकर उसके फेस को अपने हाथों में करण थाम लेता है और लगातार निहारते रहता है। उसके बाद अनिका की तरफ देखता है। अनिका करण की आंखों के सवाल के बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिसका मतलब था आकाश ही है। करण को एक पल के लिए लगता है कि जैसे अनिका बहुत नाराज है, लेकिन इस पल वह आकाश के अलावा किसी और बात को ध्यान नहीं रखना चाहता था। रोहित और अनिका बड़े ही सावधानी से आकाश को अंदर ले जाकर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठने की मदद करते हैं। जब श्रेया आकाश को देखती है तो आकाश के पास जाने की जगह वह अनिका को हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। वह बड़ी ही बेबसी के साथ अनिका से कहती है, अनिका किस तरह के मजाक कर रही हो तुम? अनिका श्रेया के गाल पर हाथ रखती है और उसे कहती है, तुम बैठो, मैं सब बता दूंगी। इस वक्त श्रेया ने अनिका से जो पूछा था वह सवाल पूरे घर के सभी सदस्यों का था, सिवाय करण गुलेरिया के और छोड़कर। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि वे घर वालों को पूरा सच नहीं बता सकती, इसलिए बड़ी ही चतुराई के साथ वह कहती है, हमारे आकाश को किडनैप करके उसकी जगह पर उसका हमशक्ल या फिर कहें कि उसका डुप्लीकेट भेज दिया गया था। आकाश की सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दुश्मनों ने ऐसी योजना बनाई थी, लेकिन रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद नकली आकाश के एक्सीडेंट के साथ ही उनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया था। मुझे आकाश के ऑपरेशन के वक्त ही ये पता चल चुका था कि ये हमारा आकाश हमारे पास नहीं है। फिर आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहती है, लेकिन आपने आकाश तक पहुंचने के लिए मुझे अब तक आप सभी से ये सब सच छुपाना पड़ा, इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सॉरी फील करती हूँ। फिर अनिका श्रेया की तरफ भी अपने हाथ करती है और फिर हल्के से मुस्कुरा देती है, इसलिए हमारे पास जो आकाश मौजूद है उसे मेडिकल रूम में रखा गया है, तुम्हारे बेडरूम में नहीं। ये बात तुमने पहले कभी नहीं सोची, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अनिका की ऐसी बातें सुनकर श्रेया काफी दंग रह जाती है। वह आकाश की तरफ लगातार अब देखती रह जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब तो अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करना। थैंक यू फ्रेंड्स।